आज हम लोग हार्मोनिकल प्रोग्रेशन करेंगे, ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कर लिया है, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ द थ्योरम्स फ्रॉम बोथ दोज टॉपिक्स। एपी और जीपी का जो थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज़ है, उसको यहाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में यूज़ करेंगे। नाउ हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका रियल लाइफ यूज़ भी बहुत सारा है। जैसे थ्योरी ऑफ साउंड में हार्मोनिक प्रोग्रेशन यूज़ किया जाता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में हार्मोनिक प्रोग्रेशन का यूज़ किया जाता है, इवन जियोमेट्री में, मैथमेटिक्स का जो एक दूसरा टॉपिक है उसमें भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अलजेब्रा, और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं जेई वगैरह में, सो काफ़ी ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, चलिए। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, आपको एपी और जीपी आना चाहिए, ये नहीं कि वो नहीं, खास करके एपी तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एपी का ऑलमोस्ट सारा थ्योरम्स यहाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में यूज़ होगा, क्योंकि एक तरह से ये एपी से रिलेटेड है, हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये एपी से काफ़ी हद तक रिलेटेड है। सो लेट्स डू इट। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? मान लेते हैं कि आपके पास ए, बी और सी कोई भी तीन क्वांटिटी है, ये तीनों कोई क्वांटिटीज हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी आर इन एच पी इफ a by c is equal to a minus b by b minus c। सो कोई भी तीन क्वांटिटी a, b और c हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे अगर a by c is equal to a minus b by b minus c होगा। दैट इज अगर ये तीनों क्वांटिटीज इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हों तो ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। नाउ अब आपको लग रहा होगा कि ये है क्या, क्योंकि आप एपी में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक बहुत ही लंबा सीक्वेंस आपको मिल रहा था। वो सीक्वेंस 3 नंबर का होता था, 3 क्वांटिटीज़ का होता था, या 3 से ज़्यादा का होता था। यहाँ पे मैंने 3 ही क्वांटिटी क्यों लिया है? इवन जीपी में भी हमने देखा कि जो सीक्वेंस होता था वो 3 होता था, 3 से ज़्यादा भी होता था, इवन इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स होता था, राइट वहाँ पे। बट वाई एम आई टेकिंग ओनली 3 टर्म्स हेयर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि कोई भी सीक्वेंस मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही, सबसे पहले तो ये तीनों सीक्वेंस को ध्यान से देखना है। ये तीनों अगर HP में हैं, दैट मीन्स इन तीनों का रेसिप्रोकल AP में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो इफ A, B, C आर इन HP, then 1 by A, 1 by B, 1 by C आर इन AP। अभी भी मैं 3 ही क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने 3 से ज्यादा क्वांटिटीज के लिए बात नहीं करा है। तो यहां पे इतना तो पता चल गया हमें, ये हम अभी प्रूव करेंगे कि ये एपी में होता है। अगर कोई 3 क्वांटिटीज एचपी में है तो उन तीनों का रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स जो होगा वो एपी में होगा। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। बट आप ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर हमारे पास 3 क्वांटिटी से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? यहाँ तो 3 ही नंबर ऑफ टर्म्स है ना, क्या होगा अगर 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो क्या 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स एचपी में हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन जरूरी है। मान लेते हैं हमारे पास
ये टर्म है K1, K2, K3, K4 एंड सो ऑन टू Kn। ठीक है, ये n टर्म्स तक का एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स। सो इस सीक्वेंस को HP में होने के लिए इस सीक्वेंस का हर एक 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स AP में होना चाहिए। जैसे K1, K2, K3। मैंने एक चीज यहां पे आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि देखिए सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स, यहां पे क्या है, यहां पे 3 टर्म्स था और हमने यहां पे देखा कि ये तीनों टर्म्स HP में अगर हैं तो इन तीनों का रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स AP में होगा। उसी तरह सपोज करिए कि ये n टर्म्स तक का एक सीक्वेंस है जहां पे डेफिनेटली नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज्यादा है। इस सीक्वेंस को HP में होने के लिए हर एक 3 टर्म्स का, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स है वो AP में होना चाहिए। नाउ दिस इज द करेक्ट कंडीशन। यही वो कंडीशन है जो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को HP में बना सकता है। सो फॉर दिस सीक्वेंस टू बी इन HP, एवरी, ऐसे लिखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ एवरी 3 consecutive terms are in AP। ये n टर्म्स तक का कोई सीक्वेंस है, ये पूरा सीक्वेंस HP में होगा अगर हर एक कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स का रेसिप्रोकल AP में होगा। इसको आपको याद रखना है। तो कंडीशन क्या होगा, कोई भी सीक्वेंस चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स तक का हो वो HP में होगा अगर उस सीक्वेंस का हर एक 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेसिप्रोकल AP में है। ठीक है, चलिए ये है हमारा HP में होने का फॉर्मूला। अगर कोई 3 टर्म HP में है तो वो इस रिलेशनशिप से एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाता है। आपको ये याद रखना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अगर तीनों टर्म्स HP में है तो उन तीनों का जो रेसिप्रोकल है वो AP में होगा। सबसे पहले इस चीज को देखते हैं, ठीक है, और सारे स्टेटमेंट को हम वर्बली यहां पे लिखेंगे सो दैट यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पे। थ्री quantities A, B, C are in harmonic progression if A by C is equal to A minus B by B minus C। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, ठीक है। या फिर ये तीनों क्वांटिटीज HP में हैं, दैट मीन्स इन तीनों का रेसिप्रोकल क्या होगा, AP में होगा। चलिए सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो अगर ये तीनों क्वांटिटीज HP में हैं, इफ A, B, C are in HP, then 1 by A
पहले अगर HP में है तो ये रिलेशनशिप तो लगेगा 1/a/c इज इक्वल टू a माइनस बी बाई बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। दोनों तरफ ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी बाई ए बी सी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी बाई ए बी सी। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/c माइनस 1/b इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/c कट जाएगा, b माइनस 1/, यहाँ से देखिए b और c कट जाएगा, बचेगा क्या a, सो 1/a। अब याद करिए कि अगर 1/a 1/b 1/c AP में है इन AP, तो क्या होना चाहिए 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। वही तो है, क्योंकि ये दोनों कॉमन डिफरेंस के बराबर ही तो होता है ना, यही तो कॉमन डिफरेंस होता है। कोई भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, उस सीक्वेंस के किसी टर्म को लेते हैं और उसको उसमें से क्या करते हैं, उसके जस्ट पहले वाला टर्म को घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो ये सीक्वेंस AP में है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए, तो वही है। इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, दोनों बराबर है। यहाँ भी तो यही आ रहा है ना, और ये इसी रिलेशनशिप से आ रहा है। और ये रिलेशनशिप किस लिए है, जब ABC HP में है, दैट मीन्स ABC अगर HP में होगा तो 1/a 1/b और 1/c क्या होगा, AP में होगा। इसलिए 1/a 1/b 1/c आर इन AP। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों कोई भी तीन क्वांटिटीज जब HP में होता है तो उन तीनों का रेसिप्रोकल्स AP में होता है। तो इसी तरह से हम ये अब कह सकते हैं कि कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का कोई सीक्वेंस हो, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर HP में होगा, दैट मीन्स उस सीक्वेंस के हर एक तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल्स होगा वो किसमें होना चाहिए, AP में होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, यहाँ तक अगर इसको आप प्रूफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट ये कोई टफ चीज़ नहीं है, आप बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए ये लिख लीजिए आप, एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन HP if the reciprocals of every three consecutive terms are in AP, that is arithmetic progression। इसको आप लिख लीजिए, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस हो वो अगर HP में है, दैट मीन्स वो तभी पॉसिबल होगा जब उस सीक्वेंस का हर एक तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होना चाहिए, AP में होना चाहिए। सो जैसा कि मैं बता रहा था, therefore for the sequence K1, K2, K3 and so on to Kn to be in HP, we have 1 by K1, 1 by K2,
1/k3 and so on to 1/kn are in AP। ठीक है, अब मैंने कहा कि हर एक 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स AP में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस HP में है तो इन सबका जो रेसिप्रोकल्स होगा वो AP में होना चाहिए। तो इसको आप उस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस HP में होगा अगर उस सीक्वेंस के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल AP में होगा। ठीक है, और याद रखिएगा कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेसिप्रोकल, ये नहीं कि एक पहला टर्म का रेसिप्रोकल और तीसरे टर्म का रेसिप्रोकल और छठे टर्म का रेसिप्रोकल AP में है, इस तरह से नहीं। कंसेक्यूटिव टर्म्स जैसे यहाँ 1/k1, 1/k2, 1/k3 एकदम लगातार। कोई भी सीक्वेंस HP में होने के लिए क्या जरूरी है, उस सीक्वेंस के सारे नंबर ऑफ टर्म्स के जो रेसिप्रोकल्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ टर्म्स के जो रेसिप्रोकल्स हैं वो AP में होने चाहिए। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एनी सीक्वेंस टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब बात आती है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जैसे AP का हम सम निकालते थे, सम टू इन टर्म्स ऑफ एन AP, या कोई जनरल टर्म ऑफ एन AP जैसे कि 4th टर्म ऑफ एन AP, 5th टर्म ऑफ एन AP, उसी तरह GP में भी हम करते थे। बट क्या उस तरह का कोई फॉर्मूला HP में होता है? इसका जवाब है नहीं। HP में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर सम टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स फॉर इन एन HP। देयर इज नन। देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन HP। HP का सारा कुछ हम लोग निकालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज को यूज करके। अगर हमें इस तरह का कोई सीक्वेंस दिया हुआ हो, उसका सम निकालना हो, HP में हो, तो हम किस तरह से सम निकालेंगे? उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमें यूज करना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्मूला को। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम AP का यूज करके HP को फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि AP और HP किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज को किस तरह से यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि फाइंड द 4th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 2 and 1/2, 3 and 1/3। ठीक है, इसके बाद जो भी है, इसका आपको कहा गया कि 4th टर्म आप निकालिए। अब ये सीरीज है, आपको नहीं पता है कि ये HP में है, AP में है, किस में है। डेफिनेटली ये सीरीज AP में तो नहीं है। 2, 5/2, 10/3 एंड सो ऑन। इसको हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये AP में भी नहीं है, GP में भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम कि अब HP में देखने के लिए 3 टर्म है। अब तीनों को अगर हमें ये पता करना है कि ये तीनों HP में है कि नहीं, तो या तो हमें ये फॉर्मूला का यूज करना होगा B - C, जहाँ की A 2 है, C 10/3 है और B 5/2 है। या तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके पता कर लीजिए कि ये HP में है या नहीं है। नहीं तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1/2, 2/5, 3/10 एंड सो ऑन, इस तरह करके इन सब का, इस पूरे सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेंगे। देखते हैं पहले इन तीनों टर्म में क्या होता है। 2/5 में से घटाते हैं 1/2, 10, 4 - 5 = -1/10, यानी कि
इसमें से इसको घटाने पे -1/10 आ रहा है, राइट। अब 3/10 में से 2/5 घटाते हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि ये भी -10 आ रहा है। दैट मीन्स ये तीनों जो है, ये तीनों जो टर्म्स है, ये किस में है आपका, HAP में है। तो चूंकि ये गिवन आपका सीरीज है, ये गिवन टर्म्स है, और इन तीनों टर्म्स का जो रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स है वो आपका AP में है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो तीनों हैं ये किस में है, ये HP में है। इतना तो साफ साफ पता चल गया। तो अब ये पूरा सीरीज हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये किस में है, HP में है। और ये हमें मान लेना होगा कि इस पूरे सीक्वेंस का जो रेसिप्रोकल्स है वो किस में होगा, AP में होगा। तो अब यहां से इस फॉर्मूला को, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को यूज करेंगे हम चौथे टर्म को फाइंड करने के लिए, और जो भी हमारा चौथा टर्म आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये तो डेफिनेट है ना कि अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल है, अगर कोई सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उस सीक्वेंस के सारे नंबर ऑफ टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो AP में होना चाहिए। तो उल्टा भी तो होगा, अगर AP में है तो उसका रेसिप्रोकल, वही बात है, HP में होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे चौथा टर्म कुछ आएगा, उस चौथे टर्म का रेसिप्रोकल जब हम ले लेंगे तो वही हमारा यहाँ पे HP का चौथा टर्म हो जाएगा, राइट। तो क्या करते हैं, किस तरह से चौथा टर्म हम निकालते हैं, यहाँ से, ये तो AP में है, एक ऐसा AP है जिसका फर्स्ट टर्म यानी कि A1/2 है, कॉमन डिफरेंस हमने देख लिया कि -1/10 है। चौथा टर्म, जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है AP का, A + n-1 × D, यानी कि हमें पता है कि कोई भी टर्म हमें निकालना होना तो D का जो कोएफिशिएंट होता है नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है। पांचवा टर्म का मतलब है 5 - 1, n की जगह 5 और -1 4D, यानी कि A + 4D। छठा टर्म का मतलब होगा उसी तरह A + 5D। यहाँ पे चौथा टर्म है तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A + 3D, A 1/2 है, याद रखिएगा इसको यूज करना है, इसको नहीं, ठीक है। चौथा टर्म, क्योंकि HP के लिए कोई जनरल टर्म नहीं होता है फॉर्मूला, AP के लिए होता है, तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर AP एंड देयर आफ्टर जस्ट मैनिपुलेट इट टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म फॉर एन HP। चलिए फोर्थ टर्म क्या हो गया, A + n-1 × D, A 1/2 है, n-1 चौथा टर्म है तो डेफिनेटली A + 3D, तो 3 × D कितना है, -1/10। सॉल्व कर देते हैं, 1/2 - 3/10, 10, 5 - 3, सो 1/5 आ गया आपका, 1/5 आ गया। अब दोनों तरीका से चेक कर लीजिए, 1/5 ये AP का चौथा टर्म है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा, तो वो HP का चौथा टर्म आ जाएगा, यानी कि इसका चौथा टर्म आ जाएगा। तो 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल 1/5 यानी कि 5। तो चौथा टर्म हमारा कितना आ गया, रिक्वायर्ड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कितना आ गया चौथा टर्म, 5। उसके बाद इसी तरह से अपना चलते जाएगा। अब देख सकते हैं आप करके, 5 में से 10/3 को घटाते हैं, सॉरी यहाँ से, क्योंकि AP में तो ये है ना, कितना आया है हमारा चौथा टर्म, यहाँ पे 1/5 आया है, राइट। 1/5 में से माइनस करते हैं 3/10 को, तो साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा कितना आ रहा है, -1/10। कॉमन डिफरेंस जो आ रहा था उसी के बराबर आ रहा है, यानी कि एकदम ये सही है, यानी कि ये पूरा जो सीक्वेंस होगा वो AP में होगा। देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल दैट इज ये जो गिवन सीक्वेंस है वो HP में होगा। तो इस तरह से हम HP को फाइंड करते हैं, HP के प्रॉब्लम्स को इसी तरह से बनाते हैं। जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज को यूज किया जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। अब देखिए बहुत बुक्स में आपको खास करके जो यहाँ के राइटर्स के किताब होते हैं हमारे भारत के, तो बहुत सारे बुक्स में फॉर्मूला दिया होता है कि HP का ये फॉर्मूला, सम टू इन टर्म्स ऑफ एन HP का ये फॉर्मूला निकाल, लेकिन उस तरह से आपको ज़्यादा लेंदी लगेगा। तो HP के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए हमें क्या करना है ना, हमें
क्योंकि फॉर्मूला जो डिटरमाइन किया जाता है वो भी AP को यूज़ करके ही फॉर्मूला डिटरमाइन किया जाता है, वो भी मैं बता दूंगा सारा का सारा। बट मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि यू जस्ट हैव टू यूज द formulas that you have already used in AP and just apply those formulas to find out whatever the requirement is in harmonic progression. उन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में और ट्राई करिए कि वही अप्लाई करके आप बनाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। उससे क्या होगा कि आपको सिर्फ AP का फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी क्लियर होता जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए वो भी मैं बता दूंगा, जो भी फॉर्मूलाज होंगे इसके आगे मैं सब बताऊंगा। फिलहाल आज जो है इसका बेसिक्स करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसरी है। चलिए, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। अब हार्मोनिक मीन भी तो होता है ना, डेफिनेटली। अब कोई भी कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें तो मीन होगा। पहला और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स है वो सारे के सारे पहले और आखिरी वाले के मीन ही तो है। उसी तरह अगर ABC 3 क्वांटिटी है और तीनों HP में है तो बीच वाला क्या होगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा बाकी के 2 के। ये तो जनरल चीज़ है, हर एक नंबर ऑफ टर्म्स में ये होता है। ये AP में भी होगा, GP में भी होगा, या कोई भी प्रोग्रेशन है उसमें होगा, या कोई भी सीक्वेंस है उसमें भी आपको मीन तो होगा। बीच वाले टर्म को मीन कहा जाता है। चलिए देखते हैं हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए मैं किस तरह से AP का फॉर्मूला यूज करूंगा और हार्मोनिक मीन्स को फाइंड आउट करूंगा। चाहे जितना भी नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स हो, आई कैन इजिली फाइंड आउट ऑल दोज हार्मोनिक मीन्स बाय जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन सॉल्विंग अरिथमेटिक मीन्स प्रॉब्लम्स। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम किसी भी 2 नंबर के हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन any 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर्स के बीच का हार्मोनिक मीन हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए भाई, लेट A एंड B ये वाला B है, आर द गिवन नंबर्स and H their हार्मोनिक मीन। भाई अगर H हार्मोनिक मीन है इन दोनों का, इसलिए A, H और B आर इन HP, हार्मोनिक मीन में और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। आपने अगर अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन को पढ़ा है तो आप ये क्लियरली बता सकते हैं, राइट। अगर मेरे पास मान लीजिए 2 नंबर है, कैपिटल A और कैपिटल B, अगर मुझसे कहा जा रहा है कि इसके बीच में n अरिथमेटिक मीन है AM, मान लेता हूं कि वो n अरिथमेटिक मीन K1, K2 एंड सो ऑन टू Kn, ये सारे अरिथमेटिक मीन है। अब ये अरिथमेटिक मीन A और B के बीच में है, तो ये तभी अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे जब ये पूरा जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, राइट। चलिए, तो उसी तरह से A, H और B HP में है, तभी तो इसको हम हार्मोनिक मीन हमने कहा है ना। अब ये HP में है तो 1/A, 1/H, 1/B आर इन AP। ये भाई AP में भी होगा, इसका रेसिप्रोकल तो AP में होगा ना। Therefore 1/H minus 1/A is equal to 1/B minus 1/H, राइट। 2/H, H को एक तरफ ले आएंगे और इधर 1/A plus 1/B is equal to A plus B by AB, that implies H is equal to 2AB
by a plus b. So the harmonic mean between any two numbers is this. The harmonic mean between any two numbers a and b is h is equal to 2a into b divided by a plus b. ठीक है, चलिए अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो दो नंबर के बीच का हार्मोनिक मीन है जो कि बड़ी आसानी से निकल भी जाएगा, बट व्हाट अबाउट इफ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट more than 2 harmonic means, 5 harmonic means, 7 harmonic means और n number of harmonic means, तो वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? जैसा कि मैंने कहा AP के फॉर्मूला को यूज़ करके, दैट इज जो हम अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था उसको यूज़ करके हम हार्मोनिक मीन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉट एवर द नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स आर डजेंट मैटर. चलिए देखते हैं, एक प्रॉब्लम बनाते हैं. इसको लिख लीजिए आप पहले. हाँ चलिए, इंसर्ट 40 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 7 and 1/6. आपसे पूछा जा रहा है कि 7 और 1/6 के बीच में 40 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करिए. अब जब 40 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर लेंगे, मान लेते हैं कि हमारा जो हार्मोनिक मीन्स है वो है H1, H2, H3 एंड सो ऑन टू H40, 40वां. लेट बी द हार्मोनिक मीन्स, राइट. देयरफॉर 7, H1, H2, H3 एंड सो ऑन टू H40 आर, और अंत में 1/6 आर इन HP. हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो ये सीक्वेंस तो आपका HP में हो गया. जब ये HP में है तो 1/7, 1/H1, 1/H2 एंड सो ऑन टू 1/H40 और 1/1/6 दैट इज 6 आर इन AP, जो कि डेफिनेशन है हमारा. तो यहां तक तो क्लियर हो गया आपका. अब ये क्या, अब चूंकि ये AP में है, ठीक है, तो मान लेते हैं लेट 1/7, इसी को हम लेट नहीं लिखते हैं, ऐसे ही सपोज कर लेते हैं. 1/7 A1, A2, A3 एंड सो ऑन टू A46 आर इन AP, where A1 is equal to 1/H1, A2 is equal to 1/H2 and so on. इस तरह से हमने इसको सपोज कर लिया. A1, A2, A3 ये सब क्या है, अरिथमेटिक मीन्स है, तो 1/H1, 1/H2 and so on to 1/40. All these are just arithmetic means between 1/7 and 6. यहां तक तो क्लियर है. अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हम अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पे इन सारे अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स ही तो फाइंड करना है, तो जिस तरह से करते थे उसी तरह से करेंगे. चलिए भाई करते हैं. चलिए, तो ये टोटल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस AP में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. अब यहाँ तो 40 तो मीन हो गए, अरिथमेटिक मीन हो गए, और दो ये वाले 1/7 और 6, तो 40 और 2 42 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है AP में यहाँ पे, जिसका 42वां टर्म कितना है, 6 है, और फर्स्ट टर्म 1/7 है. ठीक है, 42nd टर्म आपका कितना है, 6 है, और फर्स्ट टर्म
1/7 है। मान लेते हैं कि d हमारा कॉमन डिफरेंस है, लेट d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए 42nd टर्म इज इक्वल टू 42nd टर्म कितना है हमारा 6 है, याद रखिएगा। 42nd टर्म A प्लस 41D, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आपको अरिथमेटिक मीन्स का थ्योरम याद है तो आप D आसानी से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। D का क्या फॉर्मूला होता है, b माइनस ए बाई एन प्लस 1, जहाँ की b हमारा लास्ट टर्म होता है, जैसे यहाँ पे 6 है, a हमारा ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म होता है, और डिवाइडेड बाई n प्लस 1। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड, और प्लस 1। यही चीज़ आएगा यहाँ से भी, लेकिन मैं जानबूझ के पूरी तरह से कर रहा हूँ। हो सकता है आपको नहीं याद हो, जिन्होंने पहली बार पढ़ा हो, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दोज स्टूडेंट्स डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। दूसरी बार आप जब करेंगे ना तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ से d कितना हो जाएगा, अब 42nd टर्म हमारा कितना है 6 है, a कितना है 1/7 है, प्लस 41D, राइट। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाई 41। अब देख लीजिए इस फॉर्मूला से जरा मैच कराइए। 6 लास्ट टर्म यानी कि b, ठीक है, a और b हमारा दो टर्म हमने रखा है, इमेजिन किया है, और उसके बीच में हम इंसर्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि मीन्स को। तो b हमारा लास्ट टर्म 6, AP में ही देखिए a हमारा फर्स्ट टर्म माइनस 1/7, n प्लस 1, n कितना है नंबर ऑफ मीन्स 40 है, तो 40 और प्लस 1 41, सेम चीज आया। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा ये 41/7 इंटू 41 यानी कि 1/7। सो हमारा कॉमन डिफरेंस 1/7 आ गया, जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ गया। चलिए भाई, कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म हमें पता है, हम a1 नहीं निकाल सकते हैं। a1 कितना होता है a प्लस डी, a कितना है फर्स्ट टर्म 1/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2/7। a1 हमें पता चल गया, a1 जब पता चल गया तो a1 इज इक्वल टू कितना है 1/h1, h1 इज इक्वल टू 1/a1 इज इक्वल टू 7/2, 7/2 यानी कि हार्मोनिक मीन h1, पहला हार्मोनिक मीन हमारा 7/2 होगा। उसी तरह h2 निकाल सकते हैं, h3 निकाल सकते हैं, h4 निकाल सकते हैं, और जितने नंबर ऑफ मीन्स हैं सारे के सारे निकाल सकते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल था। तो देखा आपने, AP का आपको याद है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, दैट्स इट। चलिए, तो इस तरह से आपको निकालना है, कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ये प्रॉपर्टी है कुछ, या यूँ कह सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी सम रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। चलिए
तो हमने मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स ए और बी है, सपोज two quantities A and B, the harmonic mean, arithmetic mean and geometric mean between A and B are, क्या होता है आप हमारा, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन हमारा देख लेते हैं क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। उसी तरह जियोमेट्रिक मीन रूट अंडर, अरिथमेटिक मीन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, जियोमेट्रिक मीन को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं और हार्मोनिक मीन को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल A से और इसको हम कैपिटल G से। ठीक है, अब आपका क्लियर है। ये होता है AB और हार्मोनिक मीन कितना होता है 2AB बाई ए प्लस बी होता है। देयरफॉर मान लेते हैं A इंटू एच क्या होगा भाई, देखते हैं A कितना है, a प्लस बी बाई टू इंटू एच कितना है 2AB बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल हो जाता है, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाता है, बचेगा कितना आपका ए बी। ए बी किसके बराबर है, यही तो है ना, ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब भाई दो नंबर हमारे पास ए और बी था, तो दोनों नंबर का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, वेयर जी इज द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास आया है ए इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। यहाँ पे ए और एच दो नंबर हम मान लेते हैं ए और बी के जगह पे, दैट इंप्लाइज जी इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू एच। इस रिलेशनशिप को और इस रिलेशनशिप को बड़ी ध्यान से देखना है आपको। दो नंबर था ए और बी, उन दोनों के बीच का जो जियोमेट्रिक मीन था वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी था। यहाँ पे सपोज करते हैं कि ए और एच जो हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन है वो दो नंबर्स हैं हमारे, तो जी अगर इस तरह से रिलेटेड है ए और एच के साथ, दैट मीन्स जी होगा जियोमेट्रिक मीन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसलिए G is the geometric mean between A and H. That is, the geometric mean between any two numbers A and B is really the geometric mean between the arithmetic mean and harmonic mean of those same two numbers. G जो है इस arithmetic mean और इस harmonic mean का geometric mean है, that means A, G, H are in GP। बहुत ही important relationship है ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है हमारा, इसको हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। चलिए, अब ये एक प्रॉपर्टी आपके सामने आपने फाइंड आउट कर लिया कि ए किसी भी दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन एक दूसरे के साथ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। ठीक है, जहां की जी अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का जियोमेट्रिक मीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही हम देखेंगे। जब मैं
AP और GP पढ़ा रहा था तो आपसे कह रहा था कि जब HP पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. सो इट्स द टाइम, दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा आप. अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे. A इंटू अभी हमने क्या किया था, H किया था. अब थोड़ा सा A माइनस G करके देखते हैं क्या होता है. यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन माइनस इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच का जियोमेट्रिक मीन. A क्या है, A प्लस बी बाई टू माइनस G क्या है, रूट अंडर AB, A प्लस बी माइनस टू रूट AB डिवाइडेड बाई टू. इसको लिख सकते हैं रूट A का होल स्क्वायर प्लस रूट B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और माइनस टू रूट AB डिवाइडेड बाई टू. इसको रूट टू का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू AB, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट A माइनस रूट B डिवाइडेड बाई रूट टू का होल स्क्वायर. है ना, विच इज पॉजिटिव इफ A एंड B आर पॉजिटिव. अब मैंने क्यों कहा कि A और B पॉजिटिव होने चाहिए. अगर A और B पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा ना, जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं. इसीलिए A और B को यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रखा. इसीलिए लिखा कि ये जो टर्म है ये डेफिनेटली स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगा, बट A और B को साथ में पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी हम स्क्वायर रूट के अंदर में ये पॉजिटिव क्वांटिटीज को आसानी से ले सकते हैं. राइट, सो विच इज पॉजिटिव इफ A एंड B आर पॉजिटिव. तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर इफ A यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज एंड B आर पॉजिटिव, देयरफॉर A माइनस G ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, राइट. और अगर A और B बराबर है तो इक्वल टू भी जीरो हम कर सकते हैं यहाँ पे. तो A माइनस G जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो होगा ही अगर A और B पॉजिटिव है. तो इस रिलेशनशिप से हमें साफ साफ ये चीज दिख रहा है, दैट मीन्स A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G. A बड़ा तो होगा G से भाई, G कभी A से बड़ा नहीं हो सकता है अगर ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं तो. और ये हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है कि जो ये A, G और H जो होगा आर इन GP. यानी कि G जो है A और H के बीच में होगा. देयरफॉर A इज ग्रेटर देन, सिंस A is greater than or equal to G and G is definitely greater than H. G जो है डेफिनेटली H से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि भाई ये जियोमेट्रिक मीन में है. जियोमेट्रिक मीन में है तो G A और H के बीच का जियोमेट्रिक मीन है, तो ये A और H के बीच में ही रहेगा. दैट मीन्स ये G जो है वो H से तो बड़ा ही होगा, राइट. और इसको और सही से लिखने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम यहां पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू H दे दें तो इसे होगा क्या,
अगर जी एच के भी बराबर हो गया या फिर ए जी के बराबर हो गया तो भाई हमारे पास बस कोई एक ही मीन बच जाएगा, क्योंकि सब कुछ बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि अगर ए और बी पॉजिटिव है, ए और बी पॉजिटिव है, तो ए जी से बड़ा होगा और जी एच से बड़ा होगा। साफ साफ दिख रहा है कि ए जी से बड़ा और जी एच से बड़ा है। दैट मीन्स किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन एक दूसरे के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में होते हैं। मतलब ए जी अरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और जियोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एक चीज और, हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं, लेकिन इस रिलेशन को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए इस इक्वल टू को हम अब क्या करते हैं कि मिटा देते हैं। आप इक्वल टू रख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने रखा था। ये स्ट्रिक्ट रिलेशन हो गया। हम आगे जाके कैलकुलस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का डेफिनेशन देखेंगे, तो ये स्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे इक्वल टू का गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए जी और एच है ये बराबर नहीं है कम से कम। ठीक है, ये सपोजिशन है हमारा। ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में भी एप्लीकेबल हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि एक ही मीन बच जाएगा। ठीक है, अगर ए जी और एच बराबर हो गए कोइंसिडेंटली तो क्या होगा, एक ही मीन बच जाएगा। ठीक है, या तो ए नहीं तो जी नहीं तो एच, कोई भी एक लिखेंगे। लेकिन चूंकि हमें इन तीनों को एक सीक्वेंस में लिखना है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को फॉलो करना है हमें। इसीलिए यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली ये मान रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए और बी दो डिफरेंट नंबर्स हमने माना है ना, इसलिए यहां से इक्वल टू को मैंने हटा दिया। यही मैं चेक कर रहा था कि क्या आप इस चीज को पहचान पा रहे हैं, इस इनइक्वालिटी का कोई आपको आइडिया लग रहा है। यहीं पे ये इनइक्वालिटी कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों टू डिफरेंट नंबर्स हैं, इसीलिए ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यहां पे फॉलो होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का गुंजाइश ही नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, सो a माइनस जी अब साफ साफ देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा अगर a और b पॉजिटिव होगा। यहां तक आप समझ गए। नाउ इफ a एंड b आर पॉजिटिव तो a माइनस जी हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव होगा। a माइनस जी क्लियरली पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे, तो a इज ग्रेटर देन g। अब हमने पहले ही प्रूफ करके रखा है कि a, g और h GP में होगा, सिंस a इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन h। साफ साफ इससे दिख रहा है, चूंकि g जियोमेट्रिक मीन है a और h के बीच का, तो g भाई h से तो बड़ा होगा, क्योंकि g बीच का टर्म है तो h से तो बड़ा होगा, इसलिए g ग्रेटर देन h। देयरफॉर a, g, h आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ए, जी और एच क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा ठीक से मैं लिख देता हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने पहले यहां पे इनइक्वालिटी दिया फिर इनइक्वालिटी क्यों हटा दिया। ये इनइक्वालिटी देने का मेरा ये कारण था, आपको ये दिखाना था कि क्या आप इस इक्वल टू के साइन का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू रखा है और यहाँ पे हम लास्ट में मैंने कहा जैसा कि ये दोनों नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट होने का मतलब है कि a और b कभी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये ऊपर वाला जो टर्म है रूट स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, ये कभी जीरो नहीं होगा। और जब जीरो नहीं होगा, a माइनस जी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो a इज नॉट इक्वल टू g होगा। उसीलिए ये जो इक्वल वाला साइन था इसको काटना पड़ा। अब यहां से आपका क्या होगा ना, आपके दिमाग में ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इस छोटे से सिंबल का
इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दिया था जानबूझ के, ठीक है। तो याद रखिए, दो क्वांटिटीज ए और बी हैं, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है, ठीक है। जब दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है तो सब कुछ सिमिलर ऐसे ही चलता आएगा, और चूंकि दोनों डिफरेंट है तो ये अब स्ट्रिक्टली क्या होगा, पॉजिटिव होगा इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव। और ए और बी पॉजिटिव मैंने क्यों रखा, क्योंकि अगर ए और बी नेगेटिव हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हमें रियल नंबर्स में देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं। इसीलिए ए और बी को मैंने पॉजिटिव रखा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि a माइनस जी हमारा पॉजिटिव है, दैट इज a माइनस जी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, a इज ग्रेटर देन g। इससे पहले हमने देखा था कि ये जो है ये सही है, a g और h gp में है एक दूसरे के साथ, जहाँ g जो है सही में जियोमेट्रिक मीन a और h के बीच का है, तो a ग्रेटर देन g है, और यहाँ से देख सकते हैं कि g h से बड़ा ही होगा। इसीलिए a g h आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बट यहां भी एक कंडीशन है, ये कब होगा, जब A और B दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सो द अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन between any two positive quantities are in descending order of magnitude, that is arithmetic mean बड़ा होगा geometric mean से, जियोमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। The arithmetic, geometric and harmonic means between any two positive quantities are in descending order of magnitude, right? That is A is greater than G is greater than H। और इसको मैं लॉन्ग करके लिख दूं, दैट इज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव क्वांटिटीज, किसी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच में। याद रखिएगा, ये जो अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है, ये किसी दो पर्टिकुलर दो क्वांटिटीज के, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच का मीन्स है। यानी कि ए बी अगर दो क्वांटिटीज है तो इसी ए और बी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो इसी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज ए और बी का ये अरिथमेटिक मीन है, ये जियोमेट्रिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन है। ये नहीं कि ए और बी को छोड़ के किसी और क्वांटिटीज का मीन है। ऐसा मत इमेजिन कर लेना है आपको कि अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच का है, जियोमेट्रिक मीन किसी और दो क्वांटिटीज के बीच का है और हार्मोनिक मीन किसी और दो क्वांटिटीज के बीच का। नहीं, ये तीनों मीन्स इन्हीं दो पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच के हैं, ठीक है। और ये तीनों इस तरह से रिलेट किए जाते हैं, इनका ऑर्डर इस तरह से होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ये तीनों होते हैं। और हाँ, याद रहे दो पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच का। चलिए अब थोड़ा दो तीन प्रॉपर्टीज के
बारे में डिस्कस कर लेते हैं और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। AP, GP and HP. HP. If a same quantity be added to all the terms of an AP, the resulting terms are also in AP with the same common difference as before। मतलब ये है कि अगर कोई सेम क्वांटिटी, कोई सीक्वेंस है एपी में, अब उस एपी के हर एक टर्म में ऐड कर दिया जाए कोई सेम क्वांटिटी, कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए, मान लेते हैं सेम, अगर हम हर एक टर्म में दो ऐड कर, एक पहले टर्म में दो ऐड कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कि सारे टर्म में दो दो ऐड करते जाएं। पहले टर्म में दो ऐड किया, दूसरे में भी दो ऐड करें, तीसरे में भी दो ऐड करें एंड सो ऑन। अगर ऐसा करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमें मिलेगा नए टर्म्स का, दो को जोड़ने के बाद, तो वो सीक्वेंस भी एपी में ही होगा और उसका भी कॉमन डिफरेंस जो पहले वाला एपी था उसके बराबर होगा। क्यों ऐसा होता है देखते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये हमारा एपी में है। अगर मान लेते हैं इसमें हम ऐड कर देते हैं बी, ए प्लस बी, ए प्लस डी प्लस बी, ए प्लस 2d प्लस बी एंड सो ऑन। पहले कॉमन डिफरेंस d था, अभी कॉमन डिफरेंस क्या होगा देख लीजिए, d होगा। इसमें से इसको घटा के देखिए, a और b कट जाएगा, बचेगा d। इसमें से इसको घटा के देखिए, आपका बचेगा d, क्योंकि a और b कट जाएगा, 2d में से d गया तो d। ठीक है, तो सेम कॉमन डिफरेंस हुआ जो कि पहले था। दूसरा प्रॉपर्टी, इफ किसी भी एपी में अगर किसी सेम क्वांटिटी से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नए टर्म्स का एपी बनेगा वो भी, जो नए टर्म्स का सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में ही होगा, बट उस पर्टिकुलर एपी का कॉमन डिफरेंस पहले जैसा नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। सो दूसरा प्रॉपर्टी है, इफ a same quantity be multiplied or divided to every terms of an AP, then the resulting sequence are also in AP with the new common difference। ठीक है, ये एपी के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गए।
उसी तरह GP, अब आप देख सकते हैं, मान लेते हैं A प्लस D, A प्लस 2D ये AP में है। अगर सारे टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया M से, तो ये नया जो सीक्वेंस होगा वो AM प्लस DM, AM प्लस 2DM एंड सो ऑन हो जाएगा। ऐसा होगा ना। अब आप घटा के देखिए, आपका कॉमन डिफरेंस DM आएगा। नया कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसमें? DM। इसीलिए चलिए उसी तरह से ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा क्वांटिटी भी इसी तरह का है, तो ये पहला और दूसरा आप लिख लीजिए। पहला और दूसरा आपने लिख लिया। अब तीसरा प्रॉपर्टी, इफ a same quantity be multiplied or divided to every term of a GP of A GP, then the resulting sequence is also in GP with the same common ratio as before। ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस GP में है, उस सीक्वेंस के हर एक टर्म को अगर किसी सेम क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो नया पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी GP में ही होगा और उसका भी कॉमन रेशियो पहले वाले GP के बराबर ही होगा। मान लेते हैं AR स्क्वायर एंड सो ऑन, कोई GP है। अगर हम M से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AMR स्क्वायर एंड सो ऑन हो जाएगा। नया कॉमन रेशियो, पहले तो कॉमन रेशियो R था, नया क्या हो जाएगा AMR बाई AM, अभी भी R ही होगा। आप देख लीजिए कॉमन रेशियो, और ये भी GP में ही है इसका मतलब, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, the sequence the terms in GP are also in continued proportion। ये आपको थोड़ा अटपटा सा लगे, बट इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। द टर्म्स इन GP आर ऑल्सो इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है आपको याद होगा। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ। रेशियो इन प्रोपोर्शन में आपने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ा था। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है कि अगर A, B, C, D एंड सो ऑन ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो A बाई B इज इक्वल टू B बाई C इज इक्वल टू C बाई D इज इक्वल टू एंड सो ऑन, इस तरह से। दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। दैट इज फर्स्ट इज टू द सेकेंड is equal to the second is to the third is equal to the third is to the fourth is equal to and so on। तो मान लेते हैं 4 if AR square and so on are in GP में है तो कॉमन रेशियो R है, दैट इज A बाई AR करेंगे इज इक्वल टू AR बाई AR स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू AR स्क्वायर बाई AR क्यूब एंड सो ऑन। ये सब किसके बराबर हो जाएंगे 1 बाई R के, यानी कि ये GP में है इसलिए फर्स्ट बाई सेकेंड, सेकेंड बाई थर्ड,
थर्ड बाई फोर्थ एंड सो ऑन, सारे के सारे सेम हैं, बराबर है। दैट मीन्स ये सारे टर्म्स जो जीपी में है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी है। इसीलिए आपसे कभी भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का कोई प्रॉब्लम पूछा जाए ना, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वाले टर्म्स को आप इस तरह से भी, जिस तरह से जीपी का टर्म्स लेते हैं उसी तरह से मान सकते हैं कि लेट ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन बी द टर्म्स इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। समटाइम्स इट विल बी वेरी यूजफुल, आगे हम देखेंगे जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सम के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टू n का सम क्या होता है, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स टू n का सम क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज डेफिनेशन और थ्योरम्स करवाने थे, तो it have actually taken some time, but that's fine. सही से करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। So that's it for today. Thank you. See you tomorrow.